जी मैंने जी लगा दिया मैंने। तो ये जो जितनी भी मैं सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे इंटरलिंक्ड हो ताकि आप लोगों को समझने में जो है ना वो मुश्किल ना हो। कहने को तो मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे थे आप सर रिसर्च करवा दें। रिसर्च कोई इशू नहीं है, मैं करवा दूंगा आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन जिस जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आप लोगों के लिए इजी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे ही उस एक तरतीब और डिसिप्लिन के साथ आप लोग को चीज करवाई जाए जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। तो आज का हमारा टॉपिक है जी न्यूट्रिशन, और इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ स्लाइड शेयर करने वाला हूँ। स्लाइड शेयर करने वाला हूँ, आप लोग जो है वो इसको जरा देखें कि ये क्या है। आप लोग को स्लाइड मैंने शो की है, नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। जी ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, हमारे आज के सेशन का। तो हमारा आज का सेशन जो है वो है अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो इसमें बेसिक है हम लोग स्टार्ट लेंगे, वो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट वहां से लें जहाँ से जो है वो हमारी चीजें हमें आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो जहाँ से हम लोग स्टार्ट लेने लगे हैं वो बेसिक टर्म्स है न्यूट्रिशन की, ठीक है। पहले उनको थोड़ा सा कर लेते हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी यूज होती हैं। आप स्पोर्ट्स में भी देखते हैं उन टर्म्स को, तो इंशाल्लाह पहले उसको देखते हैं जी। तो सबसे पहले हमारे पास है न्यूट्रिशनल टर्म्स हैं जो कि न्यूट्रिशन या इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। सम टाइम इन्हीं के ही एमसीक्यूज पीपीएससी या किसी जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसमें आ जाते हैं। तो यही चीजें होती हैं जो हमें समझने में थोड़ा मुश्किल करती हैं। आज इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन जो है वो दरअसल अगर सिंपली मैं आप लोगों को बताऊं तो वो द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग और ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ, यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए जो है वो हमारी पैदाइश से जिंदा रहने तक जो है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए जो चीज हम लोग खाते हैं या जो फूड हम लोग टेक करते हैं उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल है, कोई इशू नहीं है। अब है आगे न्यूट्रिएंट। अगली टर्म जो है वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो न्यूट्रिशन है इसमें बड़ा हमारे लिए आसान हुआ है। हम दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत सारी जो है वो नेमतें रखी हैं, उनमें खाने पीने की भी नेमतें शामिल है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो कुदरती तौर पे जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। आर्टिफिशियल तो हमने बना ही ली है, ठीक है। तो उनमें सिर्फ ये सारी जितनी भी चीजें खाने वाली हैं दुनिया के, आप किसी भी कोने में चले जाएं, ये सारी चीजें जो है सिर्फ 6 चीजों पे डिपेंड करती हैं। यानी इन सारी चीजों में 6 चीजें असल में होती हैं। ये 6 चीजें कौन सी होती हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। नंबर 2 लिपिड्स या फैट्स होते हैं। नंबर 3 प्रोटीन होती है। नंबर 4 विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ये 6 चीजें ऐसी चीजें हैं जो कि हम जो कुछ भी दुनिया के किसी भी कोने से खाते हैं उसमें ये 6 चीजें मौजूद होती हैं सिर्फ। और इन्हें हम अपनी गजा के न्यूट्रिशन के जो है वो न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। तो ये 6 चीजें, इन्हीं के ऊपर ही हमारी न्यूट्रिशन चल रही है। तो ये आगे डिटेल में भी मैं बताऊंगा, ठीक है, कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। और ये 6 आप लोगों ने याद रखनी है बेसिकली अगर आपने न्यूट्रिशन पढ़नी है, खास तौर पे वो कैंडिडेट्स जिन्होंने एमए फिजिकल एजुकेशन किया है। एमए वालों जो हैं उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें न्यूट्रिशन मेरे ख्याल में नहीं होता, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो, ठीक है। न्यूट्रिशन सब्जेक्ट नहीं होता। अगर न्यूट्रिशन नहीं होता तो मैं सर उनको है नहीं। है। जी सर। चले ठीक हो गया। तो आप लोगों ने बेसिकली जो चीजें याद रखनी है एमएससी वालों ने वो ये रखनी है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स यानी फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ये 6 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। इन्हीं 6 के ऊपर ही हमारा जो है वो बेस है और इन्हीं के ऊपर ही हमने चलना है। डाइट क्या है जी? जो हम खुराक खाते हैं और जो हम लोग पीने वाली चीजें ड्रिंक करते हैं, ठीक है, पीने वाली जो चीजें हैं, ठीक है, और उनको जो हम लोग कंज्यूम करते हैं जो हमें मिलती हैं, तो ये डाइट है। यानी ये सारी चीजें 6 के 6 न्यूट्रिएंट जो है यही हमारी डाइट होती है। डाइजेशन क्या है? ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये दो चीजें ऐसी हैं जिन पे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। तो इनको आपने पहले तो समझना है कि ये दोनों चीजें क्या है। समटाइम डाइजेशन हम लोग मिक्सअप कर देते हैं उसको एब्जॉर्प्शन के साथ, ठीक है।
तो डाइजेशन क्या है जी, ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है ऑफ टर्निंग द फूड यू ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हमारे जब हम अपने मुंह में खुराक को लेके जाते हैं, ठीक है, वहां से लेकर जो है वो न्यूट्रिएंट तक लेके जाना, यानी इनको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाटर में सिर्फ उस हद तक ये कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उनको अलग अलग करना, यानी जितने भी हम बला बला खुराक खा रहे होते हैं उसमें से ये 6 चीजों को अलग अलग जब हो जाती है तो इसको डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है भाई। द बॉडी यूजेस फॉर एनर्जी, और बॉडी जो है इसको इस्तेमाल करती है एनर्जी के लिए, हमारे सेल्स की ग्रोथ होती रहती है, सेल्स डेली बेसिस पे हम काम करते हैं तो हमारे ब्रेक होते रहते हैं, फिर वो जुड़ते रहते हैं, वो हमारी खुराक ये सारा कुछ काम कर रही होती है। तो डाइजेशन क्या चीज है, डाइजेशन जो है एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, टर्निंग द फूड यू ईट इनटू न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स तक ले जाना। अब एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन इससे अगला स्टेप है, जब ये सारी फूड 6 चीजों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, तो फिर अब्जॉर्प्शन होती है। अब्जॉर्प्शन क्या होती है, अब्जॉर्प्शन कहाँ होती है भाई, सिंपल सी बात है, ब्लड में। जब यही न्यूट्रिएंट ब्लड में जाते हैं तो फिर ब्लड इनको हमारी पूरी बॉडी के हर सेल तक लेके जाता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट रिजल्ट फ्रॉम केमिकल डाइजेशन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द लाइनिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड और लिम्फ कैपिलरीज। आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी तकरीबन खुराक जो है वो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं, वो तकरीबन उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, यानी कि सारी ये जितने न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, ये 3 दरअसल हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं एंड वाटर, ये 3 हमें कोई एनर्जी नहीं देते, कोई कैलोरीज नहीं देते, ठीक है। यानी 6 में से 3 एनर्जी देते हैं, 3 कोई एनर्जी नहीं देते। फिर इनका काम क्या है, ये सिर्फ हमारे इस मैकेनिज्म को चलाने के लिए जरूरी है, ठीक है। इनमें से बहुत सारे ऐसे जैसे विटामिन है, इनका काम ये है कि बहुत सारे जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो है उनको लेके कहाँ पे जाना होता है, जहाँ हमारी बॉडी को जरूरत होती है। तो ये यानी कि आप ऐसे समझ ले कि एक ड्राइवर का काम करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्या है जी, जब ये सारे न्यूट्रिएंट जो है वो सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं। किस सेल मेम्ब्रेन से, स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी है उसकी मेम्ब्रेन से जब ये रस जाते हैं बाहर, ऑस्मोसिस के जरिए। ऑस्मोसिस इज अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है, आई थिंक, हाँ केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, मैं आप लोगों को सिंपल बता दूं कि फर्ज करें आप ठंडा यख पानी जो है उसको आप गिलास में डालते हैं, आपने जो ही गिलास में पानी ठंडे को डाला, आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो पानी बाहर रस जाता है। हालांकि गिलास चाहे शीशे का हो या क्या हो, स्टील का हो, ठीक है, लेकिन उससे बाहर पानी आ रहा है। हालांकि बजायर उसको सुराख नहीं है, लेकिन वो ऑस्मोसिस के जरिए क्या आ जाता है, पानी हमें बाहर। फिर सेम लाइक दिस, जो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करें कि जो खुराक के न्यूट्रिएंट हैं वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन से गुजरते हैं तो वो भी इस तरह बाहर रस आते हैं और बाहर ब्लड फिर रहा होता है और वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरह ले सकते हो। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ये 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन आप लोग को पता है कि जब हमारे न्यूट्रिएंट जो है वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, देन जो टॉक्सिक चीजें बचती हैं, एक्से मटेरियल्स जो हमारी बॉडी से निकल जाने चाहिए, वो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ चुके हैं एनाटॉमी के अंदर एंड फिजियोलॉजी के अंदर, कि वो फिर हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो एक और टर्म है जी, रिनाउंड टर्म है जी न्यूट्रिशन के बारे में, वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है जी, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, और इसका काम क्या है, बॉडी सेल्स जो हैं, द बॉडी सेल्स दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। इसका काम ये है कि हमारी बॉडी जो है, जितनी भी हम खुराक खाते हैं, जिस तरह की भी हम खुराक खाते हैं, उन तमाम में 3 जो न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी देने वाले होते हैं, ठीक है, और विटामिन और मिनरल्स के थ्रू और वाटर के थ्रू जो है वो जब हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है तो कितनी देर में हिस्सा बनती है। मेटाबॉलिज्म क्या है, एक प्रोसेस है कि खुराक कितनी देर में हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लोगों का ये स्लो होता है, कुछ लोगों का तेज होता है। जिनका तेज होता है वो एथलीट होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, भागने वाले होते हैं, डेली काम करने वाले होते हैं, वर्कर लोग होते हैं, ठीक है। उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, यानी वो खुराक खाते हैं तो खुराक नॉर्मली 3 से 4 घंटों के बाद जाके अब्जॉर्प्शन का अमल मुकम्मल होता है, यानी हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है। ये नहीं कि हमने खुराक खाई
और फौरी हम जी वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन गई है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ओनली कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुंह से हमारे जिस्म का हिस्सा बनना स्टार्ट, आगे इनकी डिटेल है तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुंह से हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। तो शुगरी जो चीजें हैं, मीठे वाली या स्वीटनेस वाली जो चीजें हैं, वो सारी क्या होती हैं, वो हमें फील होता है कि जैसे हमें थोड़ी सी एनर्जी दे रही है, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेकिन 3 से 4 घंटों में जाके एब्जॉर्प्शन का अमल मुकम्मल होता है। यानी सारी खुराक जो है, जितनी हमने खुराक खाई है, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो 3 से 4 घंटों के बाद हमारे ब्लड का हिस्सा बनते हैं। फिर ब्लड पूरे बॉडी में एक एक सेल तक पहुंच जाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म यानी कि ये पूरा अमल है। लेकिन ये रेट ऑफ चेंजिंग द फूड इनटू न्यूट्रिएंट एंड देन इन ब्लड, ठीक है। और इसको किस में लेके जाना है? ब्लड में। अब मेटाबॉलिज्म कुछ लोगों का मैं बता रहा था फास्ट होता है, जैसे काम करने वाले लोग, कुछ लोग का स्लो होता है। तो स्लो के नुकसान आते हैं, ठीक है। स्लो के बहुत सारे नुकसान आते हैं, जैसे कि एक बंदा है, उसने बड़ा काम शाम जो है वो, या उसको अभी जो खुराक की जरूरत है, तो खुराक जो है वो 6 घंटों बाद जाके उसका हिस्सा बनती है बॉडी का, ठीक है। तो वो जरूरत के टाइम तो नहीं बन पाई, ठीक है। तो इस वजह से मेटाबॉलिज्म का फास्ट होना जरूरी है, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स ऑफ बॉडी कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। Thousands of metabolic reactions happen at the same time, all regulated by the body to keep our cell healthy and working, ठीक है। जिस तरह के आप लोग ये देख रहे हैं, मैंने ये स्लाइड ऐड की हुई है मेटाबॉलिज्म की, ठीक है, जिसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये ऐसे समझ लें, ठीक है। ये सारे कन्वर्ट होते हैं किसमें? एटीपी। अच्छा, अब हम एक बात कर रहे थे कि सारे न्यूट्रिएंट जो है वो ब्लड का हिस्सा बनते हैं। ब्लड के बाद एक और चीज में ये एनर्जी सिस्टम आके इसी में ही पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में, तो उसमें डिटेल आएगी एटीपी होती क्या है, ठीक है। तो ये फिर सारे एटीपी में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। एटीपी जो है वो आप समझ लें कि आखिरी खुराक का हिस्सा होता है, ठीक है, जिसके बाद खुराक हमें हमें एनर्जी देना शुरू कर देती है, ठीक है। तो एटीपी क्या करता है? वो जो है वो बाई प्रोडक्ट तौर पे हमें एनर्जी देता है, और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो हमारे जिस्म से खारिज करवाता है, ठीक है। तो ये मतलब आखिरी जो खुराक का एंडिंग पॉइंट होता है वो एटीपी होता है, और एटीपी से वो कैलोरीज की शक्ल में जो है वो एनर्जी हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है, एनर्जी, और साथ में बाई प्रोडक्ट के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, ठीक है। अब यही मेटाबॉलिज्म है, जो इसकी दो आगे टाइप्स हैं, एक है एनाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स जो, वो एनाबॉलिज्म जो है, इसका मतलब ये है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ये देखें लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, ठीक है। दोनों से एटीपी यानी एनर्जी निकलेगी। जैसा कि स्मॉल मॉलिक्यूल कैसे हैं, जैसे हम शुगर खाते हैं, जैसे हमने बनाना खाया, ठीक है। तो बनाना जो है वो एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है। आगे जब हमारी बॉडी में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, केमिकली जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोजन की शक्ल में चला जाएगा, तो लार्ज स्मॉल से लार्ज हो जाएगा, ठीक है। एट दी एंड इसने भी एटीपी देनी है और एनर्जी हमें देनी है। लेकिन कैटाबॉलिज्म में जिस तरह हम खाना खाते हैं, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसा ऐसा डिवाइड होकर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जाते हैं, और एनर्जी फिर भी वो भी हमें एनर्जी ही देते हैं, एटीपी देते हैं, ठीक है। इसके दो प्रोसेस हैं। अब इसको मजीद देख लेते हैं कि ये क्या है जी, इनमें डिफरेंस क्या है। कैटाबॉलिज्म का मतलब है द सेट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे दैट ब्रेक्स डाउन मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है। कैटाबॉलिज्म तोड़ना, कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? काटना, तोड़ना, छोटा छोटा करना, ठीक है। that are either oxidized to release energy or used in other anabolic reactions, ठीक है, जो कि बाद में हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। या फिर जो ये देखें मॉलिक्यूल्स बड़े हैं, और क्या हो गए हैं, कैटाबॉलिज्म में छोटे छोटे हो गए, ठीक है, और साथ में उन्होंने एनर्जी दी है। ये वाले छोटे मॉलिक्यूल भी फिर बाद में हमें एनर्जी देते हैं जब हमें जरूरत होती है, ठीक है। सेम लाइक दिस स्मॉलर यूनिट, इसको ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने जैसे ये रखना है कि कैटाबॉलिज्म में जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो वो स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं, एनर्जी मिलती है, और एनाबॉलिज्म में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो लार्ज में, अच्छा ये मैंने उल्ट बता दिया, ठीक है। लार्ज से स्मॉल में आते हैं कैटाबॉलिज्म में, ठीक है, और एनर्जी मिलती है, और स्मॉल से लार्ज में जब मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं फिर भी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। दोनों में एनर्जी मिलती है, सिर्फ ये है कि स्मॉल से लार्ज वाला इशू है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, एनर्जी क्या है जी? एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। सिंपली हम लोग जो भी काम काज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो एनर्जी जो चीज खर्च होती है हमें काम करवाने के लिए, जो जरूरत होती है जिसकी, वो एनर्जी होती है। अहम चीज याद रखने वाली ये है, एनर्जी जितनी भी है उसका एक ही यूनिट होता है जिसे हम कैलोरी बोलते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, कैलोरी बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट कैलोरी होता है। कैलोरी की अगर हम लोग डेफिनेशन अगर करें तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं,
जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाला, ठीक है। ये वाली डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है कैलोरी की, ठीक है। तो यूनिट ऑफ हीट इक्वल टू 4.1868 जूल, इसको भी छोड़ देना है, ठीक है। ये वाले क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 सेंटीग्रेड, यानी याद क्या रखना है, एक कैलोरी क्या होती है कि अगर हमारे पास 1 ग्राम पानी हो और उसका टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाए तो वो 1 कैलोरी होती है। यानी 1 ग्राम वाटर, 1 सेल्सियस उसका टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो जितनी ताकत उस 1 ग्राम वाटर को 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ताकत लगती है, उस ताकत का नाम कैलोरी है, 1 कैलोरी है, ठीक है। अब कैलोरी को किलो कैलोरीज में भी हम लोग यूज करते हैं, जॉल्स में भी करते हैं, कि सारे इसी के ही यूनिट्स हैं, ठीक है। लेकिन अब हम फर्ज करें, अब मैंने एक बात कर दी, हमें आम नॉर्मल अडल्ट जो है उसको 2000 से 2200 कैलोरीज चाहिए होती हैं अपने पूरे दिन को गुजारने के लिए रेस्टिंग हालत में, ठीक है। यानी रेस्टिंग से दिया कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसने नहीं करनी, आम मामूल के काम करने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2200 कैलोरीज हमें चाहिए एक दिन अडल्ट को, और फीमेल को कितनी चाहिए, 2000 कैलोरीज अपना दिन गुजारने। अगर वो स्पोर्ट्समैन है तो उसको ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर ये है 1 ग्राम वाटर बाई 1 सी, क्या है कैलोरीज, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 1 ग्राम वाटर 1 सी है तो हम 2200 के साथ आप इनको ज़रब दे के देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितना ज्यादा हमें डेली बेसिस पे टेम्परेचर चाहिए होता है फाइट करने के लिए अपने बैरोनी एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ और बाकी कामों में यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। द नीड फॉर एनर्जी क्या है, वो ऑब्टेन आवर एनर्जी फ्रॉम द फूड ड्रिंक दैट वी कंज्यूम इन पार्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है। और कैलोरीज या किलो कैलोरीज इसको मापते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा मैंने बताया कि फूड इनटेक जो है वो हमारी जो हम खुराक सारी खाते हैं, फूड इनटेक हम करते हैं, वो सारी या तो फिजिकल एक्टिविटी में हम यूज करते हैं, ठीक है, या रोजमर्रा कामों में करते हैं, ठीक है, या हम लोग जो है वो अपना हमारा जो स्टमक है यानी हमारी जो बॉडी है। अब देखें हमारे जो है वो हार्ट को, हमारे स्टमक को, इन सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को काम करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, तो वहां पे भी कुछ एनर्जी का हिस्सा कंज्यूम हो रहा होता है, ठीक है। अब मेन हमारा जो टॉपिक है जी उसकी तरफ आते हैं जी, एनर्जी सोर्सेज इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं जी, मैं पहले बता चुका हूँ, 6 हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। ये 6 ऐसी चीजें जिनमें से ये 3 चीजें, पहली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों हमें एनर्जी देती हैं, कैलोरीज देती हैं, ठीक है। इस तीनों से ही हम अपने रोजमर्रा के काम काज करते हैं। जो 2200 कैलोरीज में अभी कह रहा था आप लोगों को हमें दिन के लिए चाहिए होती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों मिलके हमें प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा अगला सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट हमें कितने ग्राम इसमें से टोटल कैलोरीज में से चाहिए होते हैं, प्रोटीन कितनी चाहिए होती है, और फैट, ये हमारा नेक्स्ट है, इंशाल्लाह इसको डिस्कस करते हैं। तो 6 मेजर न्यूट्रिएंट है जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने फिगर प्रिंट पे रखना है ताकि हम इसको आसानी से समझ सके। कार्बोहाइड्रेट क्या है जी, साथ साथ मैं बताता जाऊंगा जो कंपटीशन के पेपरों में सवाल आ जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट सबको पता होगा जी, कार्बोहाइड्रेट तमाम खाने वाली चीजों में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन सिवाय कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली जिनमें सिर्फ प्रोटीन होती है या जिनमें सिर्फ फैट्स होते हैं, ठीक। लेकिन खाने वाली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तमाम चीजें तकरीबन मीठी होती हैं, जो चीजें हम खा सकते हैं वो सारी फूड का हिस्सा होती हैं, ठीक है। और फूड में से एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, आर अ डेरिवेटिव ऑफ सच कंपाउंड विद द जनरल केमिकल फार्मूला क्या है उसका, कार्बन, हाइड्रोजन। अच्छा, इसको भी छोड़ देना है। अब ये चीज आप लोगों ने याद हर सूरत रखनी है, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ जहाँ पे, ठीक है, ये वाली चीज, ठीक, ये वाली चीज आप लोगों ने, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इसका कलर भी चेंज कर दिया है ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 चीजों से कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो एक बात याद रख लो कि कंपटीशन के पेपरों में ये सवाल आ जाता है कार्बोहाइड्रेट किस चीज के बने होते हैं, डिफरेंट नीचे आंसर दिए होते हैं आप लोगों ने, जहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो उस वाले को राइट जो है वो आंसर समझना है, ठीक है, उसके ऊपर टिक कर देना। आगे आगे क्या है, शुगर्स, दे आर आल्सो कॉल्ड सिंपल कार। अच्छा, अब ये कार्बोहाइड्रेट है और ये आगे उसकी टाइप्स है, 3 टाइप्स हैं इसकी। कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप से कार्बोहाइड्रेट, या शुगर्स हैं या स्टार्च हैं या फाइबर्स हैं। वैसे इसकी 2 टाइप्स हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है।
तो इनको हम आगे मजीद डिस्कस करते हैं। इसको आप लोग अगर थोड़ा सा नजर दोहराएं तो मैं आप लोग को बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट की दो दो मेजर टाइप्स हैं, वो है सिंपल और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब कम्प्लेक्स की जो आगे टाइप्स हैं वो है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड फाइबर। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है एंड फाइबर, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आ जाते हैं, ठीक है। बहुत दफा ये आए हुए हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। नीचे आंसर दिया होता है, स्टार्च होते हैं, शुगर होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने स्टार्च पे लगाना है। अब सिंपल क्या होता है? सिंपल शुगर होती है जी, चीनी जो हम घरों में यूज करते हैं, मैदा जो हम घरों में यूज करते हैं, ठीक है जी। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, आप अपना सवाल लिख लें। और जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, मैदा यूज करते हैं, या जो कुदरती चीजें हैं जिसमें फ्रूट्स हैं, जिनमें क्या चीज शामिल है, बनाना है, एप्पल है, ठीक है। इन सब में क्या चीजें होती हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ये बहुत जल्दी जिस्म का हिस्सा बनते हैं और थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट को अगर आप लोगों ने याद रखना हो तो किस तरह याद रखना है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो बहुत जल्दी हमारे जिस्म के, जैसे बनाना है अभी हम खाएं थोड़ी देर के बाद पता ही नहीं, और रोटी हम अगर खा लें तो 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक हम चल जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप सोचें, डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, कि जो लंबे देर तक चला रही है हमें वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो कौन से है? रोटी, यानी कि गंदम, ठीक है। और जो बनाना हमने खाया था वो आधे घंटे बाद जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा, जल्दी एनर्जी देता है और जल्दी ही एनर्जी उसकी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल जो है वो जल्दी एनर्जी देते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। जो कम्प्लेक्स है वो एनर्जी हम जिनसे लेते हैं तो देर तक हम, हमारे जिस्म का वो हिस्सा बने रहते हैं, देर तक हमें एनर्जी दिए रखते हैं। तो देखते हैं कि सिंपल में मोनोसैचुराइड्स होते हैं, 1 शुगर है, डाइसैचुराइड यानी 2 शुगर अगर आपस में मिल जाए, ठीक है। तो ग्लूकोज इसमें आ जाता है शुगर में, फ्रुक्टोज आ जाता है, ठीक है, ग्लैक्टोज आ जाता है, ठीक है, माल्टोज आ जाता है, सुक्रोज आ जाता है और लैक्टोज आ जाता है, ठीक है। डाई में ये और मोनो में ये आ जाते हैं। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल्स हैं। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल में स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और फाइबर है। अब जो बेसिक यूनिट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो ग्लाइकोजन होती है, ठीक है। यानी कि हम लोग जितने मीठे खाते हैं या जितनी चीजें हम लोग खाते हैं जो सिंपल और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में होती हैं वो सारी शुगर में कन्वर्ट होती हैं, और देन शुगर की फॉर्म में ही वो क्या करती हैं, वो सॉरी वो किस में कन्वर्ट होती हैं? वो शुगर फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद वो क्या होती हैं, जब वो उन्होंने स्टोर होना होता है, अगर ज्यादा हमने खा लिया, ठीक है, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे मसल्स और लिवर में क्या हो जाती हैं? स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। तो स्टार्च में क्या है? स्टार्च है, ग्लाइकोजन और फाइबर। ये डाइटरी फाइबर होते हैं, जिस तरह हम लोग फ्रूट खाते हैं ना, सब्जियां भी खाते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें डाइटरी यानी कि ऐसे फाइबर जो हमें डाइट से मिल रहे हैं, खुराक से मिल रहे हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और साथ में फाइबर भी होते हैं। फाइबर अनडाइजेस्टेबल पार्ट होते हैं, वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनते, वो हमारे बाउल को क्लियर करवाने के लिए होती हैं, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को चलाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये इनको बोलते हैं कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट के मेजर जो फंक्शंस है वो 4 प्राइमरी फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट के। एक तो हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दूसरे ये स्टोर करते हैं, स्टोर होती है एनर्जी, यानी कि अब देखें हमें अचानक कहीं भागना पड़ जाए, अचानक हमें कुछ सख्त काम करना पड़ जाए जिससे हमें पसीना आए, हार्ट बीट हमारी तेज हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो है वो फास्ट हो जाए, तो उस काम के लिए हमारे मसल्स और लिवर में एनर्जी स्टोर पड़ी होती है। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। वो फौरी कन्वर्ट होती है, ठीक है, और ग्लूकोज में, और फिर वहां से वो बर्न होके क्या होना शुरू हो जाती है, वो हमें हमारे जिस्म में एनर्जी देना शुरू करती है। ग्लूकोज एनर्जी इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, ठीक है, और विद द मेजोरिटी ऑफ इन द मसल एंड लिवर, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो अब देखें, बर्न होना ग्लूकोज की फॉर्म में, ये स्टोर होना ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ग्लाइकोजन जो है वो बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। और फिर ये हमें क्या करते हैं? फ्लेवर एंड स्वीटनर्स के तौर पे भी कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स के तौर पे भी ये यूज होते हैं, ठीक है। और साथ ग्लाइकोलाइसिस, एक सवाल आ जाता है बाज़ औक़ात कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, ठीक है। ये क्या होता है जी? इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। मैं पहले बता रहा था कि जितनी कार्बोहाइड्रेट है वो जब उन्होंने हमें एनर्जी देनी होती है वो ग्लूकोज की शक्ल में आते हैं, जब उन्होंने स्टोर होना होता है तो वो ग्लाइकोजन की शक्ल में होते हैं। और कहाँ पे स्टोर होते हैं? लिवर में और मसल्स में, ठीक है।
अब हमें अचानक किसी सख्त काम की जरूरत पड़ गई तो सबसे पहला जो एनर्जी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो वो फौरी जो ग्लाइकोजन स्टोर पड़ी थी ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी और ग्लूकोज फिर क्या करेगा, दोबारा हमें किसमें वो ब्रेक डाउन होगा, ग्लाइकोलिसिस होगी, ठीक है, और वो हमें एनर्जी देना स्टार्ट कर देगा। तो इट प्रोड्यूसेस टू मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। जब ये टूटता है ग्लूकोज जब टूटती है तो दो मॉलिक्यूल पाइरुवेट के देता है, एटीपी हम बनता है, ठीक है, और वाटर निकलता है, ठीक है। इसको याद करता है प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, और ये सारा काम एक सेल के यानी सारे सेल्स में ये काम हो रहा होता है। अगर एक सेल को हम देखें तो वहां हो रहा होता है, फिर जितने अरबों खरबों सेल्स हैं वो सारे मिलके ये प्रोसेस करते हैं, तो फिर हमें वो एनर्जी मिलती है, ठीक है। आपको पता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फिर आगे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एक सेल के अंदर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, और अच्छा इट अकर्स इन द एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, यानी एरोबिक और एनारोबिक जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सब में ये यूज होती है, ठीक है। तो ज्यादातर जो एनारोबिक एक्टिविटीज होती हैं, जो शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज होती हैं, जिनसे जो बाहर की ऑक्सीजन जिनमें हम लोग यूज नहीं करते, सिर्फ हमारे जो अंदर ऑक्सीजन होती है रेसिडुअल वॉल्यूम की शक्ल में वो यूज करते हैं, ठीक है। वो सारी ऑक्सीजन जो है, अगर वो वाली एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो भी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। जब हम एरोबिक एक्टिविटीज कर रहे हैं जो लंबे अरसे वाली हैं, बाहर से ऑक्सीजन लेके हम लोग करते हैं, फिर भी हमें कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फंक्शन में चीज ली, ग्लूकोज इज यूज्ड इन द बॉडी एज एनर्जी सोर्स सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए, और ग्लाइकोजन इज इनसॉल्युबल देयरफॉर इट इज यूज्ड एज एनर्जी स्टोरेज फ्रॉम फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द लिवर एंड मसल्स, ठीक है। वो मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं जी, शुगर, स्टार्च और डाइटरी फाइबर, ये तीन चीजें। तो शुगर की फॉर्म में हमें फ्रूट से मिल सकते हैं, मिल्क से हमें केक्स, बिस्कुट्स, यानी जो आर्टिफिशियल हमारे ज़राए और जो कुदरती ज़राए यानी कि नेचुरल जो सोर्सेज हैं, इन दोनों से हमें शुगर मिल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जो शुगर है, मैन मेड शुगर है, जैसे कि चीनी है और मैदा है, ठीक है, और इन दो चीजों से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट देती हैं, बंच ऑफ कार्बोहाइड्रेट देती हैं, लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट देती हैं जो जल्दी हमारे जिस्म का हिस्सा बनते हैं और जल्दी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब इनका अल्टरनेटिव भी हमारे पास है, अल्टरनेटिव है जैसे गन्ने का रस आप पी लें, ठीक है। तो जो कुदरती यानी जरा है, जैसे कि हनी है, शहद है, ठीक है। तो ये कुदरती ज़रा से ही आपने ये सारी चीज़ें अपनी कोशिश करनी है पूरी करने की, ना कि चीनी हमारे घरों का हिस्सा बन चुकी है, पार्ट्स का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है। और मैदा भी हमारे घरों का हिस्सा बन चुका है, मैन मेड चीनी है, मैन मेड शुगर है, ठीक है, जो जिसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जो कि हमारे जो हार्मोनल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को, जिससे हार्ट नंबर वन जो इस वक्त डिसीज चल रही है दुनिया में वो बात की वो हार्ट अटैक है, तो वो उसमें असरअंदाज होती है, ठीक है। यानी बंच ऑफ शुगर जब ब्लड के अंदर चली जाती है जितनी उसे रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है, तो वो जो है होता क्या है कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन वो फेल हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, शुगर को मेंटेन करना, शुगर को कम या ज्यादा होने से बचाने वाले जो हार्मोन है, पेंक्रियाज जो है हमारा, वो फेल हो जाता है, जिससे अचानक इतनी शुगर जाने से जो ब्लड है वो थिक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो शुगर है उसके अंदर, ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमें हार्ट अटैक, हार्ट और इस तरह की डिजीज का सामना करना पड़ता है। स्टार्चेस क्या है जी, पोटैटोज हो गया, रूट वेजिटेबल्स, पल्स वेजिटेबल्स, ये सारी वो है। डाइटरी फाइबर में जो है इसमें गंदम भी आ जाती है, ठीक है, और डाइटरी फाइबर में वेजिटेबल, फ्रूट, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ये तमाम चीजें शामिल हैं, ठीक है, जो हमें फ्रूट्स में से मीठे आते हैं, जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी क्लियर रखते हैं और हमें भी एनर्जी देते हैं, ठीक है। जो रिकमेंडेड डेली डोजेस यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, कि कितने हमें जो है वो अडल्ट जो है उनको 50 टू 70% टोटल हमारी जो कैलोरीज है, सपोज करें 2200 है तो उसमें से तकरीबन 1300 के करीब, 1400 के करीब, 1500 के करीब हमें जो है वो सोर्स का कार्बोहाइड्रेट से वो हमारी कैलोरीज आनी चाहिए, ठीक है। और नर्सिंग मदर्स जो है उनके लिए 40 टू 60% होनी चाहिए हमारी टोटल कैलोरीज का हिस्सा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन और फैट से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा कितना होना चाहिए, टोटल 50 से 60%, ठीक है। इस तरह जो छोटे बच्चे हैं जो 1 से 12 मंथ के, उनके 40 से 50%, और ये प्री स्कूल, ओल्ड चिल्ड्रन, ये सारे लिखा हुआ है, आप लोग इसको और किसी नजर मार लेंगे।
प्रोटीन क्या है जी? प्रोटीन का बेसिक यूनिट है जी अमीनो एसिड्स, ठीक है, और अमीनो एसिड से मिलके ही सारी जो है वो प्रोटीन बनती है, ठीक है। और प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पूरे जिस्म का। हम मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे जिस्म की हर चीज प्रोटीन से बनी हुई है, हत्ता कि हमारे नेल, हमारे हेयर्स, हमारी आईज, ये सारी चीजें जो है वो किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की, ठीक है। तो प्रोटीन इसको इसीलिए बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं और इसकी हमें बड़ी जरूरत होती है, ठीक है। ये हमें अब डेली बेसिस पे अपनी खुराक के अंदर इसको शामिल करना चाहिए, ठीक है। जितने जानवरों से हासिल होने वाली चीजें हैं, एनिमल सोर्सेज हैं हमारी खुराक के, उन सब में प्रोटीन मौजूद होती है और ये हमारे डेली रूटीन में, डेली खाने पीने की चीजों में हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। यही अमाइनो एसिड्स जो हैं वो जब आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड की शक्ल में चले जाते हैं और फिर ये पेप्टाइड आपस में जब बहुत ज्यादा मिल जाते हैं तो फिर प्रोटीन के फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। याद जो आप लोगों ने करनी है चीज जो पेपर में आ जाती है वो ये आ जाती है जी, प्रोटीन स्ट्रक्चर। जिस तरह हमने कार्बन, हाइड्रोजन और वहां पे ऑक्सीजन पढ़ा था, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में, इस तरह जो प्रोटीन है उसका भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसका भी एक केमिकल फार्मूला है जिसको आप लोगों ने याद रखना है। वैसे तो ये है कि एक कार्बन एटम होगा, एक अमीनो ग्रुप होगा, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी तो इसको आप लोग अपने थोड़ा सा रट्टे में बिठा दें कि कार्बन एटम होगा, अमीनो ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, हाइड्रोजन एटम होगा और एक साइड चेन साथ बनेगी। ये जिस तरह मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये वेरिएबल ग्रुप आर है, ठीक है, और अमीनो ग्रुप है और ये कार्बन ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। ये जब आपस में ये सारा एक केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के जरिए ये मिला हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग के जरिए ये मिलकर क्या बना रहा है? एक अमीनो एसिड बना रहा है। कितने अमीनो एसिड बना रहा है? एक अमीनो एसिड। तो ये कार्बन एटम, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन एटम और साइड चेन, ये 1 2 3 4 और 5 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। ये अमीनो एसिड्स में आ जाती हैं, ठीक है, कि प्रोटीन जो है वो किस चीज के? अमीनो एसिड की। और अमीनो एसिड का वो पूछ लेता है कि केमिकल फार्मूला क्या है, या केमिकल फार्मूले में कौन कौन सी चीजें शामिल है, तो इनमें से कोई भी पूछ सकता है, आपने ये सारी याद रखनी है। अमीनो एसिड क्या है? मैं जैसे कि पहले बता चुका हूं, अमीनो एसिड्स आर मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन। अमीनो एसिड्स ही असल में प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन कहाँ से हमें मिलती है? मैंने पहले बताया एनिमल सोर्सेज से मिलती है, आगे डिटेल भी है एक स्लाइड में। जितने भी एनिमल से हमारी खुराक हासिल होती है, जिसमें गोश्त, दूध, ठीक है, ये सारी चीजों में प्रोटीन मौजूद होती है, अंडे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो हमारे पास क्या है जी? दो किस्म के अमीनो एसिड होते हैं, एक होते हैं एसेंशियल और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल जो है वो 9 होते हैं, नॉन एसेंशियल 11 होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है, बहुत सारी जगहों पे ये कम ज्यादा दिए हुए हैं, 9 और 11, जिसपे सारे लोग जो है वो बिलीव करते हैं कि ये इतने हैं, या बहुत सारी बुक्स के अंदर ये जो है वो ऑथेंटिक बुक्स में लिखा हुआ है वो एसेंशियल 9 है और नॉन एसेंशियल कितने हैं? 11 है। अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं? विच कैन बी क्रिएटेड इन आवर बॉडी बट कैन ओनली बी रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर फूड और डाइट। एसेंशियल वो हैं जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, हमें अपनी रोजमर्रा की जो खुराक हम खाते हैं उससे हमें मिलते हैं। और जो नॉन एसेंशियल है वो कौन से हैं? वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, ठीक है, हमें बाहर से खाने की चीजों की जरूरत उसके लिए नहीं होती, ठीक है। तो ये एसेंशियल आप लोगों ने ज्यादातर ये याद रखना है, इनकी ये डेफिनेशन के एसेंशियल होते कौन से हैं और नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं और ये टोटल कितनी तादाद में होते हैं। तो सर ये दोबारा बताइएगा, सर दोबारा बताइएगा। क्या होते हैं? 11 होते हैं। ये अपना माइक ऑफ रखें। अच्छा जी, आगे हैं जी, हम देखते हैं कि जो जिस तरह हम लोग पहले एक चीज हमने हल्की सी मिस की है, ठीक है, उसको मैं आप लोग को बता देता हूँ, शायद मैं यहाँ ऐड करना भूल गया या कहीं मैंने ऐड की होगी। ये लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पीछे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का जो 1 ग्राम होता है उसमें 4 कैलोरीज होती है। हमें चाहिए 2200 कैलोरीज तकरीबन। ये मैंने वैसे बताया, वैसे एक्यूरेट फार्मूला भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, एक बंदे की कैलोरीज हम किस तरह निकालेंगे कि उसको कितनी कैलोरीज की जरूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम 1 ग्राम खाते हैं तो उसमें 4 कैलोरीज होती हैं। तो सेम इसी तरह अगर हम प्रोटीन जो है वो 1 ग्राम खाते हैं तो उसमें भी कितनी कैलोरीज होती हैं? 4 होती हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है, पेपर में भी आ जाता है कि 1 ग्राम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है, ठीक है। और ये डिफरेंट चीजें दी हुई हैं जिनमें क्या चीज मौजूद होती है? प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है। ये एनिमल सोर्सेज ही हैं ऑलमोस्ट, ये कुछ जो है वो वेजिटेबल यानी कि प्लांट सोर्सेज हैं, ठीक है, उनमें भी प्रोटीन होती है, जिस तरह पीज होते हैं, ठीक है, ये मटर के दाने जिन्हें हम बोलते हैं। अच्छा जी, अभी मैं आप लोग को लिंक दोबारा सेंड करूंगा, अभी हमारा एक थोड़ा सा रह गया टॉपिक और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इसको क्या करेंगे,
वाइंड अप करेंगे, फिर आप लोग के इंशाल्लाह क्वेश्चन भी लेंगे। ये अभी तकरीबन खत्म हो रहा है, तो इसके बाद मैं दोबारा लिंक आप लोग को सेंड कर देता हूँ। सर इतना ही काफी है सर, बहुत ज्यादा स्लाइड्स सिर्फ फैट्स पढ़ लें, क्योंकि वो इसके साथ इंटर रिलेट करते हैं।